नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों का रुख करेंगे। यूपी में चुनावी जंग जबरदस्त है, जहां समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी पर वार कर रहे हैं, तो वहीं अब बीजेपी ने भी अखिलेश को जवाब देने की तैयारी कर ली है। भारतीय जनता पार्टी ने यूपी विधानसभा चुनाव के लिए स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट भी जारी कर दी है। इस लिस्ट में पीएम नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी समेत कई बड़े नेताओं का नाम शामिल है। बीजेपी के स्टार प्रचारकों की ये लिस्ट यूपी चुनाव के मद्देनजर पहले चरण में प्रचार के लिए तैयार की गई है। इसमें बीजेपी यूपी चीफ स्वतंत्र देव सिंह, यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, सीएम योगी आदित्यनाथ, पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह का नाम भी शामिल किया गया है। हालांकि इस सूची में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का नाम नहीं शामिल किया गया। आपको बता दें कि यूपी में पहले चरण के लिए 10 फरवरी को मतदान होना है। पहले चरण के लिए पश्चिमी यूपी के 11 जिलों में 58 विधानसभा की सीटों पर मतदान होना है, जिसके लिए आज बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। तो बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हो गई है। हम आपको नाम भी गिना रहे हैं कि किन नामों को शामिल किया गया है। केंद्रीय जो नेता हैं, जो दिल्ली के नेता कह सकते हैं, उनके नाम ज्यादातर शामिल है। वहीं सबसे बड़ी बात यही है कि अजय मिश्र टेनी, जो कि गृह राज्य मंत्री हैं, उनका नाम इसमें शामिल नहीं किया गया है। और कई नाम जो शामिल किए गए हैं, उन नामों की लिस्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी और इसके साथ ही सूबे के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, धर्मेंद्र प्रधान, योगी आदित्यनाथ, राधा मोहन सिंह और मुख्तार अब्बास नकवी को शामिल किया गया है। और इसके साथ स्मृति ईरानी, केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, इन नामों का भी जिक्र इस सूची में है। वहीं संजीव बालियान, जसवंत सैनी, हेमा मालिनी, अशोक कटारिया, सुरेंद्र नागर जैसे नाम भी स्टार प्रचारकों में शामिल है। वही बात की जाए तो जनरल वीके सिंह, चौधरी भूपेंद्र सिंह, वीएल वर्मा, राजीव सिंह को भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में बीजेपी ने शामिल किया है। तो हम आपको बता रहे हैं कि साध्वी निरंजन ज्योति, कांता अकरमान, रजनीकांत महेश्वरी, मोहित बेनियाल जैसे नाम भी शामिल है। अनूप कुमार सिंह हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़े हुए हैं। अनूप जी, आज बीजेपी के स्टार प्रचारकों की सूची सामने आ चुकी है, हम दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि आज जो बड़े नेता हैं, कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के, उनका नाम शामिल किया गया है। दिल्ली के नेताओं के जो केंद्रीय नेतृत्व करते हैं, संगठन के बड़े नेता हैं, उनकी नाम भी शामिल किया गया है। लेकिन अजय मिश्र टेनी का नाम शामिल नहीं बताया जा रहा है, इस लिस्ट में शामिल नहीं है। क्या वजह हो सकती है कि बीजेपी घिर सकती है, इसकी वजह से शामिल नहीं किया गया है? अनूप जी, देखिए अभिषेक, पहले फेज में चुनाव होना है तो जाहिर सी बात है केंद्रीय नेतृत्व ने मंथन करके जो 30 लोगों की लिस्ट जारी की है स्टार प्रचारकों की, तो ऐसे में पश्चिम के वो इलाका है जहां पर कहीं न कहीं आंदोलन भी रहा है। और खासकर चाहे वो जो पश्चिम में जो लोग हैं, चाहे लोकप्रियता जिनकी है, और उनके चाहे वीके सिंह की बात करें या जेपी नड्डा की बात करें या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात करें या फिर हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें, तमाम ऐसे नेता हैं जिनको लिस्ट में शामिल किया गया है। क्योंकि पहला फेज पश्चिम में है, सबसे ज्यादा किसानों को आंदोलन वो प्रभावित करता है, तो पश्चिम में वो प्रभावित करता है। पिछले 2017 की बात करें तो 136 सीटें जो पश्चिम में है, उनमें 109 सीटों पर भाजपा का कब्जा रहा है। तो ऐसे में भाजपा कोई चूक नहीं करनी चाहती है कि किसान आंदोलन से प्रभावित हो चुनाव, या फिर तमाम जैसे टेनी जैसे स्टार प्रचारकों का उसमें लिस्ट में नाम डालकर कहीं न कहीं भाजपा को नुकसान हो सकता है। तो तमाम ऐसी चीजें हैं, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व लगातार मंथन कर रहा है, चाहे स्टार प्रचारकों की सूची को लेकर के हो या फिर जो प्रत्याशियों की सूची को लेकर के हो। अब उत्तर प्रदेश में भले ही चुनाव हो, लेकिन जो मंथन होता है वो दिल्ली में होता है। उसमें फाइनल जो सूची आती है उसमें कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी सहमति होती है। क्योंकि आपने देखा होगा, चाहे सीटों को लेकर मैराथन बैठक हुई, उसमें भी प्रधानमंत्री शामिल हुए, और आज भी जब सुबह बैठक शुरू हुई थी तो वर्चुअल रूप से प्रधानमंत्री शामिल हुए थे। यानी ये उत्तर प्रदेश के चुनाव या तमाम जो चुनाव 2022 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, ऐसे में केंद्रीय नेतृत्व हर पहलू पर मंथन करता है कि किस तरीके से उसको वहां पर सीट उतारी जाए, या फिर तमाम जो प्रत्याशी हो, जिताऊ हो या फिर जो स्टार प्रचारक हो, वो जनता के बीच अपनी बात को रख सके, किसी प्रकार का विवाद न हो, या फिर अपनी बात को किस तरीके से जनता के बीच पहुंचाना है ताकि बीजेपी को
फायदा हो सके। बिल्कुल बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि बहुत सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस तरीके का बात रखी जाती है, स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की जाती है और प्रत्याशियों के नाम के ऐलान में भी सब कुछ यही देखा जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपने तमाम जानकारी साझा की। यूपी चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान भी किया है। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में समाजवादी पेंशन योजना फिर से शुरू की जाएगी और जरूरतमंद महिलाओं और बीपीएल परिवार को हर साल 18,000 रुपए पेंशन देने का काम भी किया जाएगा। अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ने पर कहा कि मैं अगर चुनाव लड़ूंगा तो आजमगढ़ की जनता से अनुमति लूंगा, इसके बाद ही फैसला करूंगा। वहीं इस मौके पर उन्होंने अपर्णा यादव को बधाई दी और कहा कि समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है। अपर्णा यादव के राष्ट्रवाद के बयान पर अखिलेश यादव ने कहा कि मैं खुद मिलिट्री स्कूल का पढ़ा लिखा हुआ हूं, बचपन मैंने मिलिट्री स्कूल में बिताया है। हमारे साथ के लोग सीमा पर खड़े हैं, सपा के लोगों को और मुझे बीजेपी सर्टिफिकेट ना दे। उन्होंने कहा कि हम बीजेपी का विकेट नहीं गिरा रहे, चाहे तो और गिरा सकते हैं। प्रदेश में जिस समय समाजवादी सरकार थी, समाजवादी पेंशन योजना शुरू की गई थी। समाजवादी पेंशन योजना के तहत बड़ी संख्या में गरीब जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, उनकी मदद करने का काम हो रहा था। और मुझे याद है कि 50 लाख के लगभग उस समय समाजवादी पेंशन से गरीब परिवारों की मदद हो रही थी। समाजवादी पेंशन योजना को पुनः शुरू किया जाएगा। इसके अंतर्गत वृद्ध जरूरतमंद महिलाएं, बीपीएल परिवार, उनको प्रति वर्ष 18,000 रुपए पेंशन देने का काम समाजवादी सरकार में किया जाएगा। मैं आजमगढ़ की जनता से अनुमति लेकर के ही चुनाव लड़ूंगा, अगर चुनाव लड़ता हूं तो। नहीं, आजमगढ़ की जनता से अनुमति इसलिए लेनी पड़ेगी, वहां के लोगों ने मुझे जिताया है। सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा और शुभकामनाएं, और साथ ही साथ हमें खुशी इस बात की है कि समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है। समाजवादी विचारधारा का विस्तार जो हो रहा है, मुझे उम्मीद है कि हमारी विचारधारा वहां भी पहुंच करके और संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम होगा। एक बात तो साफ है कि समाजवादी पार्टी ने जिनको लिया है और जिनको साथ लेकर के आए हैं, उनका जनाधार है और व्यापक जनाधार है। जिन लोगों को समाजवादी पार्टी में जोड़ा है और आज जरूरत के हिसाब से और जिन राजनीतिक परिस्थितियों में आज चुनाव आगे बढ़ रहा है, उसमें समाजवादी पार्टी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है। उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। उस विकल्प में समाजवादी पार्टी के साथ इतने बड़े पैमाने पे जनता खड़ी है और जनता का साथ देने के लिए समाजवादी लोग खड़े हैं। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज ग्रेटर नोएडा में कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जनपद के स्वास्थ्य विभाग अधिकारियों के साथ कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बैठक भी की। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना संक्रमण को लेकर कहा कि यूपी ने कोरोना की पहली और दूसरी लहर का डटकर सामना किया है। वहीं अब तीसरी लहर के लिए भी हम पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन तीसरी ज्यादा खतरनाक लहर नहीं है और हम यूपी के अलग अलग जनपदों में रोजाना लाखों लोगों की टेस्टिंग करवा रहे हैं। पिछले 2 दिनों से उत्तर प्रदेश में कोविड-19 एक्टिव मामलों की संख्या कम होती जा रही है। मंगलवार को पूरे प्रदेश में करीब 15,000 लोग नए संक्रमण के मामले पाए गए, लेकिन उसी समय के दौरान करीब 20,000 कोरोना संक्रमित मरीज संक्रमण से मुक्त होकर घर लौटे हैं। थर्ड वेव ओमिक्रॉन का एक नया वेरिएंट आया है, इस रूप में आज देखने को मिला है और हम देखेंगे तो इसमें 1% से भी कम लोग हॉस्पिटल में वर्तमान में एडमिट हैं। प्रदेश के अंदर अगर हम देखेंगे तो आज के दिन पर कुल हमारे पास जो एक्टिव केस हैं, उस एक्टिव केस में से मात्र यानी 0.5% लोग हॉस्पिटल में हैं। थर्ड वेव में भागने या डरने की आवश्यकता नहीं, लेकिन बीमारी है तो सतर्कता और सावधानी आवश्यक है।
और सतर्कता और सावधानी के लिए एक हम लोग 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी के मंत्र का पालन जरूर करें। जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं ली है वह वैक्सीन जरूर ले लें। हमारी निगरानी समितियां गांव-गांव में जाकर के, मोहल्ले-मोहल्ले में जाकर के स्क्रीनिंग का कार्य भी कर रही हैं। हर एक व्यक्ति को जो पात्रता की श्रेणी में आता है उन सभी को वैक्सीन देने के लिए प्रेरित भी कर रही है और जहां आवश्यकता पड़ती है तो वैक्सीन के बूथ भी स्थापित करके वैक्सीन के लिए लोगों को आगे बढ़ा करके उन्हें वैक्सीन उपलब्ध करवाया जा रहा है। वैक्सीन की कोई कमी नहीं है और ये वैक्सीन फ्री में है। वहीं भारतीय जनता पार्टी से पिछड़ा वर्ग के कई नेताओं को तोड़कर ताकत बढ़ने का संदेश दे रहे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को सत्ताधारी दल ने बड़ा झटका दिया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो गई हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले सपा संरक्षक के समधी हरिओम यादव बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद अपर्णा यादव ने कहा कि मैं बीजेपी की बहुत आभारी हूं, मेरे लिए देश हमेशा सबसे पहले आता है। अपर्णा यादव ने कहा कि मैं पीएम मोदी के काम की प्रशंसा करती हूं। तुम आपको बता भी रहे क्रम में आज अपर्णा जी आई हैं, मैं उनका स्वागत करते हुए यह भी कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी अपने परिवार में ही सफल नहीं हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी असफल रहे हैं, सांसद के रूप में भी असफल हैं और उनको इतना लंबा समय भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों की पहली सूची आई, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, मेरा भी नाम पहली सूची में आया, लेकिन अभी भी कहते थे कि हमने बड़ा विकास किया है। जो विकास योजनाएं आती थी उस पर स्टिकर चस्पा करने का काम की हमने ये शुरू किया है और कोई विकसित क्षेत्र उनके द्वारा जो विकास किया गया उस क्षेत्र से उनके अंदर चुनाव। जैसा कि सभी जानते ही हैं, मैं हमेशा से प्रभावित रहती थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले है। मुझे लगता है कि राष्ट्र का धर्म मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है और मैं बस यही बोलना चाहती हूं कि अब मैं राष्ट्र की आराधना करने निकली हूं। इसलिए आप सभी लोगों का सहयोग भी बहुत अनिवार्य है और मैं बहुत हमेशा से प्रभावित रहती हूं जिस प्रकार की कार्यशैली है, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन हो, चाहे वो महिलाओं के लिए स्वावलंबी जीवन हो, चाहे वो रोजगार हो। मैं हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की स्कीम से हमेशा से बहुत प्रभावित रहती हूं और यही कहूंगी कि जो भी कर सकूंगी अपनी क्षमता से करूंगी। अपर्णा यादव के बीजेपी ज्वाइन करने पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो परिवार नहीं संभाल सकता वो प्रदेश क्या संभालेगा। इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। जो परिवार को लेकर के साथ न चल पाए वो प्रदेश को कैसे चलाएगा। पिछले चुनाव में पिता को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया, अध्यक्ष पद छीन लिया, चाचा को पार्टी से बाहर निकाला और इस चुनाव में उन परिवार की बहू अपर्णा यादव जी पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रही है, क्योंकि वो भी जानती है कि बेटियों का हित भारतीय जनता पार्टी में ही सुरक्षित है। महिलाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी ही काम कर रही है। नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी में भाजपा में उन्होंने अपनी आस्था जताई है और ये बात स्पष्ट कर देती है कि समाजवादी पार्टी महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकती है, परिवार के भीतर महिलाओं का सम्मान नहीं है, पार्टी के भीतर महिलाओं का सम्मान नहीं है, तो सरकार रहते हुए वो महिलाओं का सम्मान क्या करेगी। वहीं अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होने पर कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी पहले सपा और मुलायम सिंह के परिवार पर आरोप लगाती थी और आज उन्हीं का साथ ले रही है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। अपर्णा यादव भी उसी क्रम में है।
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गुलाम वर्ग को लड़ाने लगेंगे। देखिए, भाजपा का कोई न नियत है न नीति है, उनका चाल चरित्र चेहरा सब अलग अलग है। एक तरफ तो वो समाजवादी पार्टी और यादव परिवार पर आरोप लगाते हैं और दूसरी तरफ उन्हीं के परिवार के सदस्य को ज्वाइन कराते हैं। यही भाजपा का चाल चरित्र चेहरा सब अलग अलग है। लेकिन उत्तर प्रदेश का नौजवान, किसान और महिलाएं 2022 में भाजपा को हराने जा रहे हैं। वो चाहे जितना कोशिश कर ले, जनता उनसे अपने मुद्दों पर जवाब मांग रही है। अपर्णा यादव के आने से कुछ नहीं होगा। नौजवान नौकरियों पर जवाब मांग रहा, किसान पूछ रहा हत्यारा केंद्रीय मंत्री कब बर्खास्त होगा, महिलाएं पूछ रही उन पर अत्याचार क्यों नहीं रुका। अपर्णा यादव जी ने तो कभी आवाज नहीं उठाई। भाजपा साफ होने जा रही है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा से जुड़ी एक खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के दिग्गज नेता त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विधानसभा चुनाव न लड़ने की इच्छा जाहिर की है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को एक पत्र लिखकर इस बार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने की इच्छा जाहिर की है। फिलहाल त्रिवेंद्र सिंह रावत डोईवाला सीट से विधायक हैं और वे इस सीट से 3 बार प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं, लेकिन इस बार त्रिवेंद्र सिंह रावत चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को एक लेटर लिखा है। उसने साफ तौर पे कहा है कि मैं अब चुनाव डोईवाला से नहीं लड़ना चाहता, बल्कि सीएम पुष्कर सिंह धामी को और सरकार बीजेपी की फिर से बनाने के लिए काम करना चाहता हूं। अजीत कांबोज हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अजीत कांबोज, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चुनाव न लड़ने की बात कही है, इसको हम किस नजरिए से देख सकते हैं? बिल्कुल अभिषेक, अगर उत्तराखंड की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की बात की जाए तो वो यही है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड भाजपा सरकार के, उन्होंने साफ मना कर दिया है कि वो आगामी चुनाव नहीं लड़ना चाहते। वो भी तब उनकी तरफ से चिट्ठी वायरल की गई है जब कुछ ही चंद घंटों बाद ही संभावित उत्तराखंड भाजपा की पहली लिस्ट भी जारी हो जाएगी और उसमें त्रिवेंद्र सिंह रावत का भी नाम होगा। जिस तरह से अटकलें हैं कि डोईवाला विधानसभा सीट से केवल एक जो नाम गया है पैनल में वो त्रिवेंद्र सिंह रावत का है, लेकिन अब जब उनकी तरफ से मना कर दिया गया है तो अगला चेहरा कौन होगा इसकी भी तलाश शुरू हो रही है। हालांकि अभी जो चिट्ठी में लिखा गया है उसमें साफ तौर पर यह भी लिखा गया है कि अगर केंद्रीय आलाकमान चाहेगा तो वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार होंगे। लेकिन एक तरफ आप चिट्ठी में सीधे तौर पर मना कर रहे हैं कि चुनाव नहीं लड़ना चाहते, तो इसके पीछे मन में मनसा क्या चल रही है। हालांकि इस बात का जिक्र जरूर किया गया है कि वो जो वर्तमान मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी, उनकी अगुवाई में होने वाले चुनाव में तन मन धन से समर्पित होंगे और नए नेतृत्व को लेकर वो पूरी तरह से तैयार है कि धामी की सरकार बने। इसको लेकर वो तन मन धन से काम करेंगे। लेकिन वो खुद क्यों नहीं चुनाव लड़ना चाहते हैं ये समझ से परे है। क्या उनको किसी तरह का अल्टीमेटम भाजपा राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से दिया गया है? क्या उनके लिए भाजपा का राष्ट्रीय नेतृत्व कोई और बड़ी मुफीद सीट तलाश रहा है? कहीं उनकी और बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी हो रही है? तो तमाम ऐसे सवाल हैं जो राजनीतिक गलियारों में तैर रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत, आपने जानकारी साझा की है। वहीं उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2022 की रणभेरी बच चुकी है। सत्तारूढ़ दल भाजपा और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने भले ही अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं किया हो, लेकिन उत्तराखंड का क्षेत्रीय दल यूकेडी ने आज अपने 14 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। ऐसे में यूकेडी 2022 में किन मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरने जा रही है, इन्हीं सब बातों को लेकर यूकेडी के केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह एरी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता नवीन शुक्ला ने। हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह एरी जी। सर, स्वागत है आपका जनता टीवी में। हाँ सर, आज प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, किस तरीके से देखते हैं? क्या कुछ कितना उत्साह जो प्रत्याशी हैं उसमें भी लग रहा है? प्रत्याशियों में भी उत्साह है और जहाँ पर कुछ हमारे पैनल का अभी पूरा हमने फैसला नहीं किया। देखो, ये थोड़ा वो असंतोष भी दिखाई दे रहा है क्योंकि कई जगह पर हमारे प्रत्याशियों में आपस में कंपटीशन है और अपना अपना दावा कर रहे हैं, तो ये सब तो राजनीतिक उसमें चलता है। आज हमने 14 प्रत्याशी की घोषणा की है और जल्दी ही हम 22-23 तक जो अन्य जगह हैं जहां थोड़ा विवाद है, कंट्रोवर्सी है, उस पर भी हम फैसला कर लेंगे। और आने वाले समय में कुछ जो हमारे क्षेत्रीय ताकतें हैं उनके सहयोग के लिए भी उनसे सीट शेयरिंग की बात भी हम लोग सोच रहे हैं, वो भी करके मैं समझता हूँ 22-23 तक सारी स्थिति क्लियर स्पष्ट हो जाएगी। सर, राजधानी के मुद्दे को लेकर लगातार यूकेडी सवाल उठाती रही है, आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि राजधानी जो अस्थायी राजधानी की बात अभी तक नहीं हो पाई है। देखो, भाजपा और कांग्रेस दोनों प्रपंच कर रहे हैं इस मामले में।
केंद्र सरकार ने राज्य बनने के दिन 9 नवंबर 2000 को एक जियो जारी किया था कि अस्थायी तौर पर टेम्परेरी तौर पर देहरादून में राजधानी का कार्य होगा और चुनी हुई विधानसभा परमानेंट कैपिटल स्थायी राजधानी का निर्णय करेगी। 4 विधानसभाएं चली गई हैं, ये चौथी विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो गया है। 2 बार भाजपा और 2 बार कांग्रेस इनमें रही है, लेकिन एक बार भी इन्होंने वो केंद्र सरकार के उस शासनादेश के अनुसार कोई भी प्रस्ताव ये लोग लाए नहीं और न उस पर बहस हुई, न वो पारित हुआ। इसलिए इन दोनों पार्टियों का उत्तराखंड में केवल सत्ता को संभालने का और लूट खसोट का इरादा है। जनता की बुनियादी मांगे, सबसे बड़ी बात यह है कि 21 साल बाद भी आपने अपने एक राजधानी का निर्णय नहीं किया है, तो इससे बड़ी दुख की बात, विडंबना कुछ नहीं हो सकती है। रहा सवाल उत्तराखंड क्रांति दल का, तो उत्तराखंड क्रांति दल गैरसैंण को राजधानी बनाने के लिए कृत संकल्प है और हम उसको राजधानी बनाकर रहेंगे, ये हमारा दृष्टिकोण है। तो हमारे साथ मौजूद थे केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह हरी, जिनका साफ तौर पर यही कहना है कि हम जो मुद्दे हैं हमारे राजधानी को लेकर, और अगर यूकेडी सत्ता में आती है तो हम राजधानी जो है वो गैरसैंण ही बनाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अनूप के साथ नवीन शुक्ला, जनता टीवी देहरादून। उत्तराखंड के दोनों ही बड़े राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों की घोषणा से पहले ही बगावती तेवर भी नजर आने लगे हैं। इन बगावती तेवरों को लेकर कांग्रेस के संगठन महामंत्री मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि जिला स्तर और प्रदेश स्तर पर कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ बगावत करने वालों की जानकारी भी दर्ज की जाएगी। इसके बाद संगठन स्तर पर निर्णय लिया जाएगा। वहीं प्रचार को लेकर भी 5-5 लोगों की बूथ कमेटी बनाई गई है। चलिए आपको सीधे ले चलते हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। दिल्ली से हम आपको लाइव तस्वीर दिखाते हैं। प्रमुख सहयोगी उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय के आंदोलन की एक छवि डॉक्टर संजय निषाद जी, निषाद राज पार्टी के राष्ट्रीय एनडी की ओर से हमारे तीनों दल की आदरणीय अध्यक्ष महोदयों ने करना है। मैं आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने के लिए पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हम सभी के नेता आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी को विनती करता हूं। मित्रों, जैसा कि अभी धर्मेंद्र जी ने आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में एनडीए के साथ, अपने पार्टनर्स के साथ चुनाव में उतर रही है और लोकसभा में भी हम सब लोग साथ चुनाव में उतरे थे और यह विधानसभा के 2022 के चुनाव 2022 में हम एक साथ उतर रहे हैं। अपना दल और निषाद पार्टी, इनके साथ हम इस चुनाव में एनडीए 403 सीटों पर गठबंधन जो हमारा है वो चुनाव लड़ेगा, ऐसा निर्णय हुआ है। पिछले 2-3 दिनों में निषाद पार्टी के साथ और अपना दल के साथ बहुत डिटेल में चर्चा हुई है और सीट्स के बारे में भी चर्चा हुई और कहां-कहां कौन-कौन कंटेस्ट करेगा इसके बारे में भी चर्चा हुई है। डिटेल्स हम आपको उसके बारे में बाद में देंगे, लेकिन हम एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं 403 सीटों पर। यह बात इस गठबंधन में चर्चा होकर के तय हुई है। हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में देश में एक मंत्र लेकर के चली है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और यही सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, इस काम को हम लोगों ने अमली जामा उत्तर प्रदेश में भी इसको पहनाया है, इसको किया है। लेटर और स्पिरिट में सब। तो दिल्ली बीजेपी दफ्तर से हम आपको लाइव तस्वीर दिखाते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें जनता टीवी।